हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। मैं जो आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ एक नई स्कीम लेकर। ये जो स्कीम है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ये बोर्ड में जो योद्धा थे, जो थोड़े से जख्मी हुए हैं, बोर्ड के योद्धाओं से इन द सेंस मीन्स ये है कि जो एग्जाम में इनके मार्क्स कम आए हैं उनके लिए ये बैच रहने वाला है। उत्तर प्रदेश बोर्ड योद्धा इस बैच का नाम है। ठीक है, टारगेट बैच है उत्तर प्रदेश कंपार्टमेंट के वालों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट वालों के लिए है। अगर किसी को न्यू सिलेबस के लिए चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकता है, उसके लिए इनरोल करने के लिए अलग से जो है हम उसे लिंक देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस कोर्स की जो फीस है 299 है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका था। अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ पर, मैं अपना टॉपिक पर आऊँगा। ये जो क्लास होने वाली है स्पेसिफिक मैथमेटिक्स की है। ठीक है, मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर को हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास, कंपार्टमेंट में है, बस थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है मुझे और चीज़ों को समझना है। मैं जहाँ से ये कह दूँ कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को आपको रट लेना है, समझ लेना है, तो वहाँ से समझ लीजिए कि क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं आज की क्लास पर। आज की जो क्लास होने वाली है बेटा, वो होने वाली है संबंध एवं फलन, यानी कि पहला चैप्टर है ये 12th क्लास का, जिसे हम कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, यूपी बोर्ड के लिए 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है आपका। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो पहला टॉपिक है समुच्चय एवं फलन में, कि समुच्चय ये जो क्या है। देखिए, समुच्चय एवं फलन में समुच्चय को जानना बेहद जरूरी है कि समुच्चय क्या है, यानी कि सेट क्या होते हैं। सेट की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि आपने क्या है, कभी घर के आसपास एक ग्रुप देखा होगा, बच्चों का ग्रुप हो जाए या आप कह सकते हैं जानवरों का ग्रुप हो जाए, कोई भी एक ग्रुप दे सकते हैं। ग्रुप जिसे आप समूह भी कहते होंगे। समूह यानी कि आपके पास कोई एक समूह मिल जाए और उस समूह पर कोई एक निर्धारित कंडीशन जो पहले से ही परिभाषित हो, वो कंडीशन अप्लाई हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा 12 महीने का समूह मेरे पास है। ठीक है, 12 महीने का एक समूह है, पर बेटा 12 महीनों का समूह है। अब इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे डिफाइंड हो सके कि महीने कैसे हैं। महीने भी 31 का भी महीना होता है, 30 का भी महीना होता है, और जो है 28 का भी महीना होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंथ हैं। तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, देखिए कि जब इस पर डिफाइंड कंडीशन अप्लाई होगी, यानी कि मैंने ये कह दिया कि जे से स्टार्ट होने वाले, जे से स्टार्ट होने वाले जो है मंथ का जो है समूह हमारे पास है, तो आप कहेंगे कि जे से स्टार्ट होने वाले तो 2-3 ही मंथ होते हैं, जैसे जून, जनवरी, ओके, जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 होते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि 3 से हमारे पास जो कलेक्शन बना इन 3 का, ये एक समूह बना। इस समूह को ही हम कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसा समूह जिसके ऊपर सुपरिभाषित कंडीशन आधारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं बेटा, समुच्चय कहते हैं। राइट। अच्छा, आप समझिए, इस समुच्चय को, जो इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं मंथ, इन मंथ को, यानी कि इसके अंदर जो मंथ हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा एलिमेंट ऑफ सेट। क्या कहते हैं? समुच्चय के तत्व कह देते हैं, यानी तत्व कहते हैं हम। क्या कहते हैं? तत्व, यानी समुच्चय के तत्व। ये समझ लीजिएगा, समुच्चय के तत्व, के तत्व। ठीक है, समुच्चय के तत्व की बात करें तो जो सेट के अंदर जो होगा वो क्या होगा? समुच्चय के तत्व होंगे। सेट को ऑलवेज बेटा करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, यानी कि ये करली ब्रैकेट में हम इसे क्लोज करते हैं। ये आपको दिख पड़ रहा होगा। ओके, और दूसरी कंडीशन ये कि इसको एक किसी इंग्लिश के अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेट बन गया है, तो मैं कह दूं कि ये सेट जो है ए है, या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। राइट। यहाँ नोट मैंने लिखा हुआ है, नोट क्या है? सुपरिभाषित समूह से तात्पर्य है, यानी सुपरिभाषित समूह जो मैं कह रहा हूं उससे तात्पर्य है, यानी उसका मीन्स है ऐसे समूह जिसमें उसके अवयव सुनिश्चित एवं स्पष्ट हों। यानी कि पहले से, सुनिश्चित का मतलब निश्चित और सुनिश्चित, यानी पक्का हो ही हो। सुनिश्चित का मीन्स है कि पक्का हो। दूसरा स्पष्ट हो, यानी कि पहले से ही क्लियर हो, तो उसे सुपरिभाषित कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो समुच्चय के संकेतन की बात करें तो मैंने ये कहा आपको कि इंग्लिश वर्डमाला के बड़े अक्षरों से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जेड से भी कर सकता हूँ, ए से भी कर सकता हूँ, बी से भी कर सकता हूँ। इन हमेशा ऑलवेज जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी समुच्चय को जो रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैपिटल लेटर होगा किसी इंग्लिश अल्फाबेट का। ओके जी हाँ। दूसरा, हम समुच्चय निरूपण की बात हम करेंगे। तो निरूपण में क्या है? किसी समुच्चय को हम 2 विधियों द्वारा निरूपित कर सकते हैं।
निरूपित यानी कि नोटेशन कर सकते हैं। देखिए सेट्स को हमेशा दो जो आप जो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी समुच्चय को आप दो पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट सकते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड, क्या होता है, एक होता है रोस्टर मेथड, दूसरा होता है वस्तु विधि या समुच्चय। देखिए समुच्चय कर दिया है, यहाँ समुच्चय आएगा, क्या आएगा, समुच्चय आएगा, समुच्चय निर्माण यानी कि सेट बिल्डर, इसे आप कहते हैं सेट बिल्डर। अब समझिएगा, ये बता देता हूं दोनों में क्या फर्क है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं। अंक तालिका विधि, देखिए इस तरीके से मैंने कोई एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5, ये कोई नंबर लिखा और इसे रिप्रेजेंट कर दिया ए से या बी से, किसी से भी कर सकते हैं। तो ये एक सेट बना, ये एक ए सेट है जिसे आपने कहा कि ये रोस्टर फॉर्म है। क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। इस तरीके को लिखने को आप रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म को जब कभी भी आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या है 1 2 5 है, तो यहाँ लिखेंगे कि ए कोई सेट है आपके पास जिसमें x सच दैट x एक एलिमेंट है, x एक तत्व है, एक तत्व जो कि प्राकृतिक है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो के 1 के बराबर और 5 से छोटी है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को तो आप कहेंगे क्या, वस्तुनिधि, वस्तु विधि, और दूसरे वाले को रोटेशन को कहेंगे, आप कहेंगे तालिका विधि। ओके, तो दोनों चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को आप समझ गए होंगे। रोस्टर फॉर्म होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना, और जो आपका जो तालिका विधि, जो वस्तु विधि है, वस्तु विधि जो होती है वो होती है आपकी किसी थियोरेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये दो विधि से आप जो है सेट्स को कन्वर्ट करते हैं, यानी समुच्चय को बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये सारे के सारे मेथड जो दिख रहे हैं आपको, ये रोस्टर हैं। क्या है, रोस्टर मेथड है, ये मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये रोस्टर मेथड है क्योंकि देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक एक जो है एलिमेंट को अलग अलग लिखा है, यानी कि रोस्टर, ये जो दिख रहे हैं आपको ये एलिमेंट है, यानी तत्व हैं, इन्हें तत्व बोलते हैं भाई। ठीक है, तत्व बोलते हैं। ये भी तत्व है, ठीक है, ये भी तत्व हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जो है तत्व हैं। किसके तत्व हैं, ये सेट के तत्व हैं। और सेट क्या है, इसको कोई भी नाम दे देंगे वो सेट बन जाएगा, राइट जी। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू दिख रही हैं, ये जो आपको वैल्यू दिख रही हैं, इसे भी आप कह सकते हैं ये जो है एक थी जो हमारे पास विधि थी वो थी अंक तालिका विधि, अंक तालिका विधि। दूसरी जो विधि थी वो थी वस्तु विधि। ठीक है, निर्माण विधि जिसे कहते हैं। तो ये निर्माण विधि होगी, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, निर्माण विधि। और ये होगी आपकी अंक तालिका विधि, अंक तालिका विधि। ठीक है, यहां पर मैं लाइट इंफॉर्मेशन के साथ चल रहा हूं बेटा। अगर आपको डार्क इंफॉर्मेशन चाहिए तो एप्लीकेशन पर क्लास रहेगी, वहां आप ज्वाइन करिएगा, वो पेड क्लासेस रहेंगी बेटा। थोड़ा सा हमें भी अपने लिए कुछ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है लाइट वेस क्लासेस रहेंगी जिससे आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, अब ये समुच्चय को कितने प्रकार में बांट सकते हैं बेटा। समुच्चय को बांटा गया है, यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स ले लिए। मैनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है समुच्चय का। मैनी टाइप्स का मतलब यह है कि बहुत सारे प्रकार में बांट दिया गया है समुच्चय को। तो पहला जो टाइप मैंने यहाँ पर लिया है बेटा वो रिक्त होता है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट पाया नहीं जाता है, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इस खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे होंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय के अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, कोई एक एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा ही नहीं उसके अंदर। क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा जिसे आप लिख पाएंगे। जैसे यहां पर मैंने कहा इसके अंदर ओनली बी है। क्या, इसके अंदर ओनली बी है। तो ऐसे आप यहां पर कह पाएंगे कि इसके अंदर ए है और इसके अंदर बी है, तो ये सिंगल एलिमेंट है, तो इसे आप कहेंगे एकल समुच्चय कहेंगे। ऐसे समुच्चय जिनके अंदर कोई केवल एक एलिमेंट होता है उन्हें हम एकल कहते हैं, राइट। अब आता है परमित और अपरमित।
बेटा परिमित समझिए, परिमित ऐसा होता है, परिमित सेट जो होता है वो काउंटेबल होता है, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं वो परिमित होगा, जिसे गिना नहीं जा सकता वो अपरिमित होता है। ओके, जिसे हम इंग्लिश में इसे फाइनाइट और इनफाइनाइट कहते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट एंड दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट। तो फिलहाल आप ये समझिए परिमित और अपरिमित। सम समुच्चय जो होता है बेटा वो होता है इक्वल सेट। क्या होता है? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट समझिए, सम समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल में कंडीशन ये होती है कि कोई दो सेट दे रखे हैं, कोई दो सेट दे रखे हैं आपके पास। मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो सेट हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1 3 4 एंड 2, ये दे रखे हैं। तो क्या ये a इक्वल टू बी है? a इक्वल टू बी है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है। तो आप इसे कहेंगे ये जो है, यानी ए और बी कैसे हैं? इक्वल हैं। तो वो जो होंगे वो सम समुच्चय होंगे। सम समुच्चय आप समझ पा रहे होंगे क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। विसंगत, विसंगी, ये विसंगति है भाई, यहाँ विसंगति आएगा, ये गलत कर दिया। विसंगतीय समुच्चय, विसंगतीय समुच्चय होते हैं डिसजॉइंट, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट बोलते हैं बेटा। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जो कि ए और बी में एलिमेंट उनके मैच नहीं करते हैं, यानी कि ये दो सेट मैंने लिखे थे, इन दोनों में अगर कोई एलिमेंट मैच नहीं कर पा रहा है तो वो होगा डिसजॉइंट होगा, वो होगा डिसजॉइंट। 5 6 7 8, तो ये डिसजॉइंट सेट बनेगा, राइट, ये डिसजॉइंट सेट बनेगा। उपसमुच्चय क्या होता है बेटा? उपसमुच्चय को जरा समझिएगा। उपसमुच्चय होता है कि आपके पास कोई एक सेट है। उपसमुच्चय होता है कि आपके पास कोई एक सेट है, मान लीजिए ए, आपका कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है मेरे पास, राइट। ए कोई आपके पास सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं। अब मुझे कहा गया कि इसके उपसमुच्चय बताइए, तो इसके उपसमुच्चय जो बनेंगे बेटा वो बनेंगे, एक तो फाई बन जाएगा, फाई इज द ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये जो है हमेशा हर एक का सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। तो दूसरा जो होगा वो होगा 1, तीसरा जो होगा वो 2, और चौथा जो होगा वो होगा 1 2। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो किसके हैं? ये हैं उपसमुच्चय। क्या है ये? उपसमुच्चय, जिसे हम इम्प्रॉपर भी कहते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? उपसमुच्चय हैं। ओके, उचित उपसमुच्चय की बात करूं तो उचित उपसमुच्चय होता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट में क्या है आप यहां पर देख पाएंगे। प्रॉपर सेट में क्या होता है कि कोई ए एंड बी आर टू सेट्स होंगे आपके पास, उनमें से ए और बी का में, मतलब ए और बी में बी का कोई एक एलिमेंट ए में नहीं होगा, जिसे आप कहेंगे ये जो है प्रॉपर सेट है। ओके, तो ये बेसिक है, यहां पर आपको केवल इससे कुछ नहीं करना है, ये कभी नहीं पूछा जाता आपसे एग्जाम में, बस ये इंट्रोडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए, राइट जी। नेक्स्ट देख लेते हैं संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, यानी कि कौन कौन सी संख्याओं के समुच्चयों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये 12th क्लास में हर बारी जब आप स्टार्ट करेंगे सिलेबस को तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, धन पूर्णांक का समुच्चय। पूर्णांक कहते हैं बेटा जेड से। किससे कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं जेड से, जिसे इंटीजर कहते हैं। तो आप ये भी कह रहा है धन पूर्णांक, तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे इसे और प्लस लगा देंगे इसकी चांद पर थोड़ा सा ऊपर, यानी पावर में प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा धन पूर्णांक। ओके, परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं क्यू कहते हैं। क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। कैसे कर सकते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, परमेय संख्याएं कौन सी होती है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? मैं बता दूं, यहां पर एक चार्ट बना देता हूं थोड़ा सा रियल नंबर का। देखें चार्ट आपने शायद 9th में ये अच्छे से पढ़ा हो। रियल नंबर होते हैं, रियल यानी कि वास्तविक संख्या, में हिंदी में लिखता हूं। चलिए, पहला होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। अब इरियल नंबर में दो तरीके के नंबर होते हैं। पहला जो होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरमेय।
परमेय वो होती हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, बट क्यू कभी जीरो नहीं होता, क्यू कभी जीरो नहीं होता। यहां पर ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, क्या नहीं लिखी जाती, बट यहां पर भी क्यू कभी जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, ये बहुत ही फास्ट रिवीजन में करा रहा हूं, आपको बस केवल समझना है। अगर आपको कोई लगे कि यहां मुझे कोई चीज नोट करनी चाहिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते चलिए। ठीक है, तो ये होता है। इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्यू से किया जाता है, और इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सिंबल लगा सकते हैं जिससे आप इसे समझ जाएं कि ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसका अपोजिट है। ओके, अपर में ये रिप्रेजेंटेशन मैंने समझा दिया आपको क्या है। वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर, इनमें परिमेय और अपरमेय अगर दोनों आते हैं तो उसमें ये वास्तविक होती है। इसे जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसमें आर में यहाँ पर आई की इमेज बनी होती है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, इसको रियल नंबर को। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं बेटा, सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं उसे हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से। ओके, और प्राकृतिक संख्याएं यहां पर दिख रही पा रही होंगी आपको, प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं सी, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनमें के एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। एक ही नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो कि आपने 11th में पढ़े होंगे। सम्मिश्र संख्याएं यानी कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं उसके अंदर होती हैं। इससे वास्तविक से ऊपर का पहलू है वो थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया वास्तविक, हो गया। अपरमेय आपको मैंने बता दिया, परमेय आपको बता दिया, धन पूर्णांक मैंने बता दिया। धन पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होते हैं, बट जब हम धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो धन पूर्णांक में ऑलवेज द पॉजिटिव नंबर आपके पास होंगे, यानी ए कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे वो जो है हम कह सकेंगे वो धन पूर्णांक है। राइट, ओके। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं बेटा, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। इसका जो समुच्चय है उसे जो रिप्रेजेंट किए करते हैं वो डब्ल्यू से करते हैं बेटा। किससे? डब्ल्यू से। समुच्चयों का समुच्चय, ये बड़ा अट्रैक्टिवल क्वेश्चन है बेटा। समुच्चयों का समुच्चय किस तरीके से नोटेट करते हैं? देखिए, समुच्चयों का समुच्चय को इसमें से किसी भी वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। समुच्चयों का समुच्चय एक हेडिंग है जो कि यहाँ पर इन्होंने सेट में डाल दी गई है। ये किसी टाइपिंग से मिस्टेक हुई है, तो टाइपर की मिस्टेक को यहाँ नहीं लेंगे। मैं यहाँ इसे इरेज करने वाला हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। राइट, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है। देखिए, समुच्चयों के समुच्चय की बात करता हूं तो मेरे पास मान लीजिए कोई एक बड़ा सेट है, इसके अंदर कोई छोटे छोटे सेट है, कोई 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से, यहां पर और कोई नंबर ले लीजिए, 4, 5 मत लीजिए, 3 भी है आपके पास, तो कोई भी अदर एलिमेंट ले लीजिए, 6, 7 ले लीजिए। इस तरीके से यहाँ एक बड़े सेट के अंदर कोई छोटे सेट अवेलेबल हैं। इट मीन्स क्या है कि ये समुच्चयों का समुच्चय है, यानी सेट ऑफ सेट है। ये क्या है? सेट ऑफ सेट है, समुच्चयों का समुच्चय, सेट्स ऑफ सेट, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सेट इसके अंदर हैं जो कि एक बड़े सेट के अंदर जो है कलेक्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, तो करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इस वजह से वो सेट है। अब यहाँ पर समझिए, जो छोटे छोटे सेट्स हैं ये जो बने हैं वो बने हैं एलिमेंट ऑफ सेट्स, यानी इस सेट के लिए, ए के लिए ये एलिमेंट है, ये ए के लिए एलिमेंट है, जिसे हम इम्प्रॉपर भी कहते हैं। डोंट माइंड, बहुत से लोग कंफ्यूजन करने के लिए एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं इस तरीके के, पर आपको एग्जामिनेशन के तौर से सीखना है, ना कि छोटी छोटी बहसों के लिए सीखना है। बहस के लिए नहीं सीखना है, क्योंकि बहस तो भाई हर कोई, तर्क और कुतर्क दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी को तर्क करना होगा तो वो सब्जेक्टिव में आएगा, अगर किसी को कुतर्क करना होगा तो वो फालतू बकवास करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो समझिए, ठीक है। अब उस सब चीज़ से ऊपर उठकर हम यहाँ पर आते हैं, जो कि आपके 12th की पहली सीढ़ी है। यहाँ पर आपका पहला कदम रखा जाता है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए, ये है क्रमित युग्म। अब ये क्रमित युग्म क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बेटा यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये है आपकी पहली सीढ़ी
और यहीं से स्टार्ट है 12th का सिलेबस। वो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि 11th की थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 12th का। तो ये समझिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर होता है बेटा कि क्रमित युग्म ऐसे जोड़े को जिन्हें लिखने में कोई निश्चित क्रमित युग्म कहते हैं, यानी कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिनमें लिखने में निश्चित क्रम आपके पास हो। क्या यहाँ निश्चित नहीं लिखा है, कहीं पे भी इसने गलती कर दी है। तो निश्चित क्रम आपके पास होगा तो आप उसे क्रमित युग्म कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास दो सेट आएंगे, ए और बी आएंगे, ऑलवेज इस तरीके से इन्हें लिखा जाएगा। यानी ए का जो पहला टर्म होगा वो प्लेस वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट होगी एंड बी की जो होगी वो होगी सेकंड। तो इस तरीके से ऑलवेज लिखे जाएंगे। तो यानी कि ये एक क्रम है, वो भी निश्चित है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास क्या है, ए एंड बी मैंने लिया है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए क्रॉस बी से। यानी कि जिन दो सेट्स के बीच में आप क्रमित युग्म निकाल रहे हैं उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि मेरे पास एक सेट ए है, सेट बी है और ए क्रॉस बी मुझे निकालना है। तो समझिएगा सेट ए में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है आपके पास 4। सेट ए में एक एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4। आपने क्या किया, इसे ए के साथ ले लिया और बी के साथ ले लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख पा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ पर 5 है आपके पास, एक बार आपने इसे ए के साथ ले लिया और इसे आपने बी के साथ ले लिया। अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि क्रमित युग्म निकालना है। तो क्रमित युग्म निकालने के लिए यहाँ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, पहले निकलेगा 4a, यानी कि एक तो ये निकलेगा, फिर दूसरा बनेगा 4b। क्या बनेगा, 4b, इस तरीके से। यानी कि ए की वैल्यू ऑलवेज फर्स्ट रहेगी, ए की वैल्यू फर्स्ट रहेगी। इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ए क्रॉस बी से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जो मुझे मिला है वो है 4, और 4, ये होता है ए क्रॉस बी, यानी कि क्रमित युग्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। यहां पर मैं बात करूं दूसरी, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर यह मिलेगा। देखिए वो क्या होगा, 5, a, इस तरीके से मिल जाएगा। ये जो है ओके, और दूसरे की बात करूंगा तो यहां मिलेगा 5b, ये इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये होते हैं क्रमित युग्म, जिस तरीके से आपको बनाने होते हैं। अब कभी भी 12th में ये बनाने के लिए नहीं आते, बट इनसे बनने वाला क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन की हम बात करेंगे कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल आप यहां समझिए कि क्रमित युग्म के क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं संबंध का। संबंध समझिएगा बेटा क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन आपने पढ़े ही होंगे, घर में किसी न किसी का रिलेशन आपसे होगा, भाई का, पापा का, मम्मी का, चाचा का। यानी कि पापा मम्मी चाचा जो हैं ये क्या हैं, रिलेशन हैं। इनको ही मैंने यहाँ पर लिखा है संबंध यदि x और y के बीच में है, एक क्रमित युग्म है। ये क्या है, संबंध किसी के अंदर है तो वो क्या है, एक क्रमित युग्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझा देता हूँ कि वासुदेव कृष्ण के पिता थे, तो किन दो व्यक्तियों के बीच में है संबंध, वासुदेव और किसमें, कृष्ण में। वासुदेव और कृष्ण में है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, पिता का संबंध है किसमें, वासुदेव और कृष्ण में, इस तरीके से। यानी कि वासुदेव जो थे वो कृष्ण के पिताजी थे, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। और जब मैं इसके ऑर्डर पेयर की बात करूंगा तो यहां पर आप इसे ऑर्डर पेयर लिखने के लिए वासुदेव लिखेंगे पहले, वासुदेव, एंड दूसरा लिखेंगे क्या, कृष्ण लिखेंगे। संबंध बता देंगे दोनों के बीच में किसका है, पिता का, ठीक है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, तो रामायण लिखेंगे यहां पर लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण आप ऐसे लिख सकते हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे के सारे लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू बन रही हैं, ये जो वैल्यू बन रही हैं, इन्हें हम कह रहे हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, या आप क्रमित युग्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रमित युग्म कह सकते हैं, क्रमित युग्म कह सकते हैं। ये
अब इस क्रमित युग्म से भाई ये इनका इसका यूज क्या है? क्रमित युग्म का, क्रमित युग्म का जो यूज है बेटा मैं बता दूं, ये जो डिपेंड करता है वो करवाता है रिलेशन को। रिलेशन को क्या है अब देखिए समझिएगा, हमेशा जब क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं बता देता हूं, ये इसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं यहां पे ले लेता हूं। हमेशा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको एक सेट देगा, क्या कहेगा? एक सेट देगा, दूसरा एक आर देगा, आर फॉर रिलेशन देगा। रिलेशन यानी कि संबंध, जिसे मैं कह रहा था अभी बता रहा था आपको कि ये पिताजी का संबंध है या बेटे का संबंध है, जो भी है, एक संबंध देगा और एक देगा सेट। आपको करना ये होगा, इस संबंध का सबसे पहले एक सेट बना लेना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बता के चल रहा हूं आपको, अंक तालिका विधि में। किसमें? अंक तालिका विधि में। क्या करना है? अंक तालिका विधि में इसे कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा जो सेट है इसको क्रमित युग्म में कर लेना है। क्या? क्रमित युग्म में कर लेना है। जब आप ऐसा कर पाएंगे, जब आप ऐसा कर पाएंगे तो इसका एक सेट मिल जाएगा आपको, यानी कि एक समुच्चय मिल जाएगा। इसका एक समुच्चय मिलेगा। आपको देखना यह है कि जो ये समुच्चय मिल रहा है क्या उसके एलिमेंट यानी तत्व, इसके सारे के सारे तत्व क्या इसके तत्व हैं? अगर इसके तत्व हैं तो आप कहेंगे वो रिलेशन है। क्या कहेंगे? वो रिलेशन है। कैसे? बात करूंगा अभी। जैसे यहां पर देखिए एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबरों का। क्या दे रखा है? सेट दे रखा है नेचुरल नंबरों का। और हम जानते हैं नेचुरल जो नंबर होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा एक से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो ये इन्फिनिटी तक का एक सेट बन गया, राइट? ओके। यहां पर इस तरीके से एक आर कोई रिलेशन दे रखेगा आपको। इसने जो रिलेशन दिया है एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है। एक्स इज नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स कोई एक कैसा नंबर है? ये नंबर है नेचुरल, यानी कि कोई एक प्राकृतिक संख्या है। और उसने कहा है कि ये आपके पास एक कोई रिलेशन है, ये आपके पास कोई रिलेशन है, जो कि आपको यहां तय करना है कि जो एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स ए से है और वाई भी ए से है। तो देखिए यहां पर समझिएगा सीधा कि यदि मैं नेचुरल नंबर लेके चल रहा हूं तो y इक्वल टू, देखो x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 की जगह 4 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 4 मिलेगा, 3 रखूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा? 16। तो ये ऐसे ही एक सीक्वेंस मिलता जाएगा। यदि x की जगह पर मैं 1 रखूंगा तो, x की जगह 2 रखूंगा तो, x की जगह 3 रखूंगा तो, x की जगह 4 रखूंगा तो, ये किस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। तो जो सेट बनेगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं भाई थोड़ी देर के लिए। जब मैं इसे इरेज कर रहा हूं तो देखिए समझा रहा हूं मैं आपको यहां पर कि किस तरीके से इसका रिलेशन का आप रोस्टर फॉर्म में एक सेट बना सकते हैं, जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे। देखें थोड़ा समझें, यहां पर मैंने x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू क्या रखा बेटा? x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 4 मिलेगा। x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 9 मिलेगा। x इक्वल टू 4 रखा तो यहाँ y इक्वल टू 16 मिलेगा। इसी तरीके से मिलता जाएगा, इसी तरीके से मिलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है तो ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा ऑलवेज जो एलिमेंट लेने होते हैं वो सेट से लेने होते हैं। तो जो आपके पास क्रमित युग्म मिलेगा, यानी कि आपके पास जो रिलेशन सेट मिलेगा, सॉरी क्रमित युग्म तो ऊपर वाले का मिलेगा, जो रिलेशन सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 1 1 1 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 3 9 मिलेगा, 3 9 मिलेगा, और 4 16 मिलेगा, 5 25 मिलेगा, 6 36 मिलेगा, और इसी तरीके से ये मिलता जाएगा, चलता ही जाएगा आगे तक, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक ये चलता ही जाएगा इसी तरीके से। अब समझिए ये तो आर सेट मिल गया, बट बेटा यहाँ पर जो एन दे रखा था उस एन को भी क्रमित युग्म समझ लेना है आपको कि क्रमित युग्म क्या होगा। देखिए जब मैं इसका क्रमित युग्म निकालूंगा तो क्रमित युग्म क्या होता है कि पहला कोई एलिमेंट होगा उस सब के साथ आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा। 1 का 1 के साथ, 2 जैसे 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, और इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलेगा। तो सारे नंबर ऐसे ही चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबरों का जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा उसमें सारे नंबर आ जाएंगे, बट नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं होगा, पॉजिटिव सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, नहीं उसमें जीरो होगा। ये आप समझ रहे होंगे यहां से, ठीक है? कैसे बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, एक है बी
जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं 4 5 6, ये 3 एलिमेंट आपके पास अवेलेबल हैं यहां पर। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैं कुछ का निकाल के दे देता हूं। देखो 1 का 4 के साथ तो 1,4 आएगा। ओके, 1 का 5 के साथ 1 का 5, 1 का 6, 2 का 4, 2 का 5 और 2 का 6। ऐसे ही यहां पर निकालूंगा 3 का 4, 3 का 5 और 3 का 6। तो ये जो निकलेगा ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। जब मेरे पास दो सेट हैं अवेलेबल, एक तो क्या है n और दूसरा भी क्या है n, जब मैं n इंटू n करूंगा तो एलिमेंट तो बहुत सारे हो जाएंगे और जिन्हें मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। बोर्ड क्या ऐसे कितने भी बोर्ड लगा दीजिए और सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से निकलेगा, उसको आपको केवल एज्यूम करना है। ठीक है, अब यहां पर देखना है तो आपको क्या दिख पा रहा होगा, आपको दिख ये पा रहा होगा कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। देखिए 1 1 है ये रहा, 1 1 है ये रहा, 2 वाली लाइन में 4 मिल जाएगा, 3 वाली लाइन में ये मिल जाएगा, 4 वाली लाइन में ये मिल जाएगा, 5 वाली लाइन में ये मिलेगा, 6 वाली लाइन में ये मिलेगा। इट मीन्स क्या है कि आर के सारे एलिमेंट किस में होंगे, n इंटू एन में होंगे। किस में होंगे, n इंटू एन में होंगे। और यही आपका रिलेशन होता है, यही रिलेशन की कंडीशन होती है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि आपका R सबसेट होना चाहिए, यानी R के सारे एलिमेंट अगर इस क्रॉस में होंगे तो ये रिलेशन होगा। अब बेटा इस रिलेशन को 3 प्रकार से 12th में पढ़ा जाता है। कितने प्रकार से पढ़ा जाता है, 3 प्रकार से पढ़ा जाता है, उसकी हम बात करेंगे आगे। तो यहां तक आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब देखो संबंधों के प्रकार, जैसे संबंध को मैं बता रहा था कि अभी तक तो मैंने बताया कि कौन सी चीजें संबंध होती हैं, अब संबंध को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध ऐसा होता है कि उसका जो मैं यहां पर बता रहा था, जैसे आर है, आर के सारे एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ये रिलेशन बनेगा यूनिवर्सल। क्या बनेगा बेटा, यूनिवर्सल, जिसे हम सार्वत्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध बनेगा। ओके, अगर इसमें मैं ऐसे कर देता हूं, यानी कि आर का एक भी एलिमेंट n क्रॉस n में नहीं है, तो उस केस में ये जो बनेगा वो बनेगा वॉइड। क्या बनेगा बेटा, वॉइड रिलेशन। क्या बनेगा, वॉइड रिलेशन बनेगा, जिसे हम कहते हैं रिक्त। क्या बनेगा, रिक्त बनेगा। ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट इसमें मिल जाते हैं और कुछ एलिमेंट नहीं बनते हैं तो सिंगल वे में ये बनेगा रिलेशन। क्या बनेगा, रिलेशन, रिलेशन बनेगा। अब बेटा रिलेशन समझिएगा कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर आइए। देखिए जब ये रिक्त है तो रिक्त का मीन्स ये है कि जो आपका रिलेशन सेट होगा उसका जो है एक भी एलिमेंट किसी के क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं हो, यानी कि जो सेट दे रखा है उसके क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं हो। या तो वो ए क्रॉस ए हो सकता है, ए क्रॉस बी हो सकता है, या एन इंटू एन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी एक भी एलिमेंट मैच नहीं करे उसमें, तो आप कहेंगे ये रिक्त है। सार्वत्रिक की बात करूं तो सार्वत्रिक में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट आपके मिल जाने चाहिए उसके अंदर, यानी ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में सारे के सारे एलिमेंट मिल जाने चाहिए। बट बेटा ये तुल्यता संबंध आता है जो कि 12th में हमेशा पूछा जाता है। ये दैट्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितना लगा सको उतना लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा बेटा यहां से, क्वेश्चन बनेगा यहां से। तुल्यता का मीन्स ये होता है बेटा, इसमें कुछ कंडीशंस थोड़ी सी बदल बदल के दी जाती है। तुल्यता में किसी को अगर तुल्यता रिलेशन कहना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 कैटेगरियों को फॉलो करेगा तो ही तुल्यता होगा। पहली होती है स्वतुल्य। बात करूंगा स्वतुल्य क्या होती है। स्वतुल्य संबंध, ओके, स्वतुल्य संबंध। दूसरा सम्मित, सम्मित संबंध। तीसरा होता है संक्रामक, संक्रमक संबंध। ओके, ये होते हैं 3, ये 3 कैटेगरी होती हैं। यदि किसी को तुल्यता कहना है, तुल्यता होने के लिए पहले स्वतुल्य होना पड़ेगा, सम्मित होना पड़ेगा, संक्रमक होना पड़ेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी फेल हो रही है, यानी कि
स्वतुल्य नहीं है, सममित एन संक्रामक है तो वो तुल्यता नहीं होगा। मस्ट है कि तीनों को फॉलो करेगा तभी वो तुल्यता होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाता है 12th क्लास में। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये देखेंगे। पहले इन तीनों की प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं कि तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ए बी ऑर्डर पेयर होता है, यहां होता है ए बी ऑर्डर पेयर। इसका मीन्स ये है कि ए रिलेट कर रहा है किससे, बी से। रिलेट मतलब जुड़ा हुआ है किससे, बी से। इसका मीन्स ये है। अब ये जो है आर जो है, मैंने बताया था अभी, यहां मैंने ये कहा था कि यहां पर ये फादर का रिलेशन रख रहे हैं। क्या ये फादर का रिलेशन रख रहे हैं, यानी ए का बी फादर है, ऐसे बताया था मैंने, ए का बी फादर है। तो यहां फादर का रिलेशन रखा हुआ है। तो जो फादर का रिलेशन है उसे आपने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मीन्स ये है कि ए और बी जो जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं। क्या, किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, जिसे आप नोट डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप इसे नोट डाउन करेंगे। राइट, यहां तक की बात क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं स्वतुल्य की प्रॉपर्टी। स्वतुल्य की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं आपके पास और ये किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि आर से किसी से जुड़े हुए हैं, जिसमें के एक्स बिलोंग कर रहा है किसी सेट में ए में और वाई बिलोंग कर रहा है किसी ए में सेट में। सेट के यानी कि जिसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, ए क्रॉस ए निकालते थे, ये वही सेट है। ओके, एक्स और वाई कोई एलिमेंट हैं जो कि मैंने उसी सेट से लिए हैं। ठीक, ओके। यहां पर एक्स जो है आर से रिलेट है, एक्स और वाई जो है आपस में रिलेट है किससे, आर से। तो अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये कहती है कि जो ये रिलेशन है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ही रिलेशन खुद के साथ इसका होना चाहिए। यानी कि जो रिलेशन इसके साथ से है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, तो वही रिलेशन एक्स का एक्स के साथ होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी। तो आप कहेंगे कि वो स्वतुल्य है। क्या? तो आप कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। मोटे मोटे अक्षरों में मैं बता दूं तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि रिलेशन सेट में, तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं क्यों होना चाहिए सर, ये आपने क्यों डायरेक्टली लिख दिया? वो इसलिए कि मान लीजिए बेटा कि मेरे पास कोई x है 1, x इक्वल टू है 1 और y इक्वल टू है 2। मैंने कहा कि एक 1 जो है 2 से जुड़ा हुआ है, तो यदि मुझे 1 2 से जुड़ा हुआ है तो 1 1 के साथ होना चाहिए, तभी तो मैं कह पाऊंगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा। जब 1 1 आ गया तो जब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा तो 1 1 ये रहा। तो यानी कि सेम डिजिट जब आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली ही रिफ्लेक्सिव होगा। और दूसरी एक और चीज बता दूं कि जब भी आइडेंटिटी रिलेशन आपको मिले तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी को फॉलो करेगा, ये आप याद रखिएगा बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, सम्मित देख लेते हैं। सम्मित में वही है, सम्मित में मैं आपको बता के चलूं, मैंने अभी भी आपको बताया कि यदि एक्स किससे रिलेट कर रहा है, वाई से, तो यहां पर क्या होगा कि वाई उसी रिलेशन से रिलेट करना चाहिए एक्स से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक्स वाई का पिताजी है, एक्स वाई का पिता है, तो यहां पर वाई एक्स का पिता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो यह कंडीशन सही होगी। बट ये सत्य नहीं होता कि जो अगर एक बार बेटा है तो बेटा कभी बाप नहीं बनता, पर ये समझिए ये कंडीशन ऐसे सही बैठ सकती है। मान लीजिए कि ए हमेशा बी से बड़ा है, कैसा है, सॉरी बी, ए से बी हमेशा बड़ा है और बी से हमेशा सी बड़ा है, ऐसे कंडीशन बनी। ए से बी हमेशा बड़ा है और बी से हमेशा सी बड़ा है, तो इट मीन्स क्या होगा कि बी से हमेशा सी बड़ा होगा, ए से हमेशा सी बड़ा होगा, यानी कि इससे ये बड़ा होगा और इससे ये बड़ा होगा, ऐसे इस तरीके से बड़ा होगा। इट मीन्स क्या है कि ये तीसरी वाली कंडीशन को फॉलो करते बताऊंगा कैसे, बट ये अपोजिट नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या कभी भी छोटी नहीं हो सकती, उल्टा पॉसिबल नहीं होगा, उल्टा पॉसिबल नहीं होगा भाई, उल्टा कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरीके की कंडीशन में आप इसे समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यही यदि कहीं पर 2,3 लिख रहा है तो 3,2 भी होना चाहिए। ठीक है, 3,2 भी
होना चाहिए, उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। यानी कि किसी x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। यही इस सिमेट्री की कंडीशन है और यही मैंने इसमें ऊपर लिखा है। किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R है, सममित कहलाता है। कब कहलाता है? यदि प्रत्येक अवयव को x, y में x, y जो बिलोंग करने चाहिए A में, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R, यानी कि x, y लिख रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने जो है रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो कर दिया है वो ये है। यानी x रिलेट टू y हो, यानी x रिलेट टू y हो तो आपको y रिलेट टू x होना पड़ेगा। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू A, यानी कि ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होगी तो आप कहेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आता है बेटा संक्रामक। संक्रामक लिख दिया, ये संक्रामक है भाई, ये आप हटा लीजिएगा। संक्रामक है यदि किसी समुच्चय में A कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x, y, z बिलोंग्स टू, बिलोंग का साइन है ये, बिलोंग्स टू किस में है? A में है। x रिलेट कर रहा है y से और y रिलेट कर रहा है z से, यानी कि देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए, x, y, z लिए और ये काय में है? A में है, राइट? A में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A में हो चाहे कहीं पे भी हो। x और y रिलेट हैं एक दूसरे से और y एंड z रिलेट हैं एक दूसरे से, यानी x और y एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी संबंध से, y और z जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन निकलना चाहिए, जैसे कि x जो है रिलेट होना चाहिए उसी संबंध से z के साथ, तो आप कहेंगे कि ये तो जो है संक्रामक होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास 3 कोई डिजिट हैं A B C, मैंने यहाँ पर कोई 3 डिजिट ले ली A B C। मैंने ये अभी बताया था कि यदि A से B बड़ा है, बड़े होने का यहाँ पर रिलेशन है। किसका रिलेशन है? बड़ा होना। तो A से B बड़ा है और B से C बड़ा है, B से C बड़ा है तो A से ऑलवेज C बड़ा होगा और A से ऑलवेज C बड़ा होगा। तो यही कंडीशन जो होगी वो आपकी क्या होगी? संक्रामक होगी। क्या होगी? संक्रामक होगी। जब ये कंडीशन हो जाएगी, संक्रामक हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, तीनों को जो रिलेशन फॉलो करेगा वो होगा तुल्यता। क्या होगा? तुल्यता होगा। कब होगा? जब वो तीनों कैटेगरियों को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल पर मैं आपको दिखा देता हूं। दिखाइए कि कोई संबंध R जो समुच्चय A 1 2 3 4 5 पर परिभाषित है, R ब्रैकेट में A, B सच दैट A माइनस B एक सम संख्या है, यानी कि संबंध है एक सम संख्या का। तो ये हमें बताना है कि ये एक तुल्यता होगा। तो देखिए सम संख्या का संबंध है तो ये समझिए, सम संख्या जो होती है बेटा 0 और 2 के मल्टीपल की सारी संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि A का रिलेशन B के साथ है, तो मॉड ऑफ A माइनस B है, A माइनस B है फॉर रिलेशन किस में है? बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये इसका कहना है। बट बेटा मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, यही रिलेशन B की जगह A के साथ कर देता हूँ। यदि A के साथ मैं इसे कर देता हूँ तो बिलोंग्स टू R होगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा? 0, और 0 ऑलवेज बिलोंग करेगा क्या? रिलेशन में। रिलेशन क्या है आपका? सम। तो 0 क्या सम होती है? यस सर, 0 सम होती है। इट मीन्स क्या है कि ये स्वतुल्य होगा। क्या होगा? स्वतुल्य होगा। ठीक है जी। दूसरा हम बात करते हैं किसकी? सम्मित की। ओके, सम्मित की बात करते हैं। तो देखिए ये रिलेशन था A माइनस B। ओके, A माइनस B बिलोंग्स टू R था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। क्या हो जाएगा? B माइनस A हो जाएगा और ये बिलोंग करेगा R में। क्लियर? माइनस कॉमन ले लिया। जब मैं इस मोड ब्रैकेट को हटाने की बात करूंगा तो मोड से बाहर जब वैल्यू निकालते हैं तो B माइनस A आएगा, B माइनस A आएगा और ये जो बिलोंग करेगा वो R में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर आपको कहा कि यदि मैं A माइनस B आपकी लेकर चल रहा था किस में? R में, तो ये एक कैटेगरी थी जो रिलेशन दे रखा था, मैंने उसका उल्टा करके दिखा दिया। A की जगह B आ गया, B की जगह A आ गया, तो ये इट मीन्स क्या है कि ये सम्मित भी है। क्या है? सम्मित भी है। सम्मित भी है। ओके बेटा, अब आती है तो संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है बेटा? संक्रामक में 3 वैल्यू हमें लेनी पड़ती हैं। 3 वैल्यू लें तो ठीक है, नहीं भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मान लीजिए जब यहाँ पर मॉड है आपके पास, तो मॉड जो है मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेता हूँ कि ये A माइनस B एक सम संख्या है।
a माइनस बी यहाँ पर बोला गया है कैसी है, एक सम संख्या है। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, देन यहीं पर इसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास a माइनस बी एक सम संख्या है, तो क्या करना है, मॉड ऑफ a माइनस बी एक सम संख्या है। तो सम बेटा जो सम संख्या होती है वो 2 के मल्टीपल में होती है, 2 के मल्टीपल में होती है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैं इसे सम मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये सम है। ओके, ये सम है। जब मैं इस मॉड को हटाऊंगा तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस में 2k1 लिख दीजिए। और एक जो है मैंने सम्मित वाले केस में बताया था कि एक बार a माइनस बी और दूसरे में b माइनस ए आ रहा था, तो यहाँ पर b माइनस ए कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस 2k2 कर देता हूँ। ये हो गया, 2k2 हो गया। इस केस में जब मैं इन्हें ऐड करने वाला हूँ तो ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, a प्लस बी मिलेगा, और यहाँ पर जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस का देखिए k1 k2 मिलेगा, तो k कॉमन k1 प्लस k2 मिलेगा। ये कंडीशन मिल जाएगी। इट मीन्स क्या है कि 2 के मल्टीपल में जितनी भी डिजिट आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सम्मित, वो सॉरी सम संख्याएं होती हैं, सम्मित नहीं होती, सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या होती है तो इट मीन्स क्या है, ये भी एक सम होगा, यानी कि संक्रमक भी होगा। क्या होगा, संक्रमक भी होगा। ओका, इस केस में जब ये तीनों कैटेगरियों को फॉलो करेगा तो ये तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, तुल्यता होगा। ओके, तो इस तरीके से इसे आप कर सकते हैं और ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। फर्क यह लिखने का तरीका इस क्वेश्चन में सीख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। देखिए वो देख बता देता हूं। यदि कोई एक समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय टी है, यानी कोई एक समुच्चय दे रखा है वो टी है जिसमें सारे के सारे त्रिभुज वैलिड हैं। ओके, टी में एक संबंध इस प्रकार है, टी में एक संबंध इस प्रकार है कि टी1 और टी2, टी1 सर्वांग समय टी2 का, यानी कि टी1 सर्वांग समय टी2 का, यानी टी1 कॉन्ग्रेंट है किसके, टू पे, यानी ये कंडीशन है। इस कंडीशन का मीन्स ये होता है, यानी ये रिलेशन जो दे रखा है, इस रिलेशन का मीन्स ये है कि जो दो फिगर T1 और T2 आपको दे रखे हैं उनके सारे के सारे एंगल और साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। एंगल और साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे बताना है क्या इसमें तुल्यता संबंध है या नहीं। तो देखिए सबसे पहला काम सम्मित स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य कंडीशन थी कि यदि T1 रिलेट कर रहा है T2 से, किससे, T2 से रिलेट कर रहा है फॉर एवरी T1, T2, T2 बिलोंग्स टू किसमें, T में, T में बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी। ठीक है, बिलोंग्स टू T, और यहां पर लिखेंगे T, फॉर एवरी T1, T2 बिलोंग्स टू T कह दीजिए, कैपिटल T, यानी कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब देखिए समझिएगा, इस चीज को भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये भाड़ में जान दीजिए इस चीज को, बस ऐसे समझिए कि T1 रिलेट कर रहा है T2 के साथ। क्लियर, ये तो पता है, ये तो पता है ना। फॉर एवरी T1 और T2, फॉर एवरी T1 T2 बिलोंग्स टू T है, दैट इज क्लियर। तो क्या T1 की जगह T2 की जगह T1 आ सकता है? ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। बराबर है इट मीन्स क्या है, एक के बराबर एक होता है, दो के बराबर दो होता है, तीन के बराबर तीन होता है। तो या तो इस तीन को यहाँ लिख लूँ या इस तीन को यहाँ लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा क्या, T1 रिलेट कर जाएगा, किससे रिलेट कर जाएगा, खुद से रिलेट कर जाएगा, किसमें, T1 में बिलोंग्स टू T कर जाएगा। और यही कंडीशन आपकी जो होती है वो होती है स्वतुल्य। क्या होती है, स्वतुल्य होती है। क्यों कर जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन है आपका वो सर्वांग समता का है, और सर्वांग समता ये कहती है कि कोई भी दो फिगरों के बीच अगर सर्वांग समता हो जाती है तो वो दोनों फिगर इक्वल हो जाते हैं, और कोई दो फिगर इक्वल हो गए तो एक दूसरे की जगह किसी को भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये देखिए, जब दोनों के बीच में सर्वांग समता है, तो मैंने यहाँ कहा था अभी कि T1 रिलेट कर रहा है T2 के साथ, तो T2 भी तो रिलेट करेगा उसी के साथ, बिल्कुल। तो ये दोनों कंडीशन में ये सम्मित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, संक्रमक की। संक्रमक में क्या है, मैंने क्या किया, संक्रमक में मैंने तीन ट्रायंगल ले लिए, T1, T2 एंड T3। मैंने ये कहा T1 रिलेट कर रहा है किससे, T2 से, T2 रिलेट कर रहा है किससे, T3 से, यानी कि T1 इक्वल है T2 के, ऐसे कह देता हूं, और T2 इक्वल है T3 के। तो इट मीन्स क्या है कि
T1 जो है T3 के इक्वल होगा। यहां पर क्या होगा, T1 जो है T3 के इक्वल होगा फॉर एवरी T1, T3 बिलोंग्स टू T होगा। दैट इज क्लियर। तो ये क्या होगा, संक्रमक भी होगा, और जब संक्रमक होगा, तीनों कंडीशन फॉलो करेगा, तो ये जो संबंध है वो तुल्यता भी होगा। क्या होगा बेटा, तुल्यता भी होगा। यही आपका जो है 12th क्लास का टॉपिक है रिलेशन का। तो रिलेशन में बस तीन ही चीज पूछी जाएंगी आपसे, सम्मित, संक्रमक और स्वतुल्य। ये तीन चीजें पूछी जाएंगी और जिनसे आपको कहना बताना पड़ेगा कि ये संबंध जो है तुल्यता है। इसके बाद जो मिलेगा आपको बेटा, इसके बाद जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है फंक्शन का। काय का है, फंक्शन का। फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा, दो हैं, एक एकी, ओके, एक एकी और अच्छादक। क्या, अच्छादक, ये टॉपिक हैं आपके अगले, एक एकी एंड अच्छादक। इसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा फंक्शन एक एकी है और कौन सा अच्छादक है, कौन सा एक एकी अच्छादक है। ये है एक एकी अच्छादक है, अच्छादक। पहला एक एकी, दूसरा अच्छादक, तीसरा एक एकी अच्छादक। ये तीन पार्ट हैं जो कि हम अगली वीडियो में आपके साथ इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने जो है ड्रॉप कर रहे हैं, जिससे कि आप कोर्स की ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें इसे फॉलो करिए और ओ अकेडमी के नाम से व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओ अकेडमी, आप इसे भी फॉलो करिए। ये नंबर है, इसे सेव करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगा या आपके हमारी जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी है या लगता है कि यूज़फुल कंटेंट है, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आपके लिए डबल हो और बेहतर कंटेंट के लिए हम आपके लिए डेडिकेशन के साथ तैयार रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।